सो 40,000 किलोमीटर, आपको क्या लगता है आपने कितने पैसे बचा लिए इस गाड़ी से? मोटा मोटा देखे तो 4x40 1.5 लाख तो आराम से हो गया। ईवी रीसेल वैल्यू को लेके बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ईवी में रीसेल वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर क्या बोलते? करना ही क्यों है जब इतना अच्छा चल रहा है। ट्रिप स्टार्ट करने के पहले सबसे बड़ा डर क्या था? अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन का जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, रेंज। तो शहर में क्या रेंज मिलती है और हाईवे पे क्या रेंज मिली, जरा ये बताएं। हाईवे पे भी मैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि इस रूट पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है? इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो बहुत बड़ा है इस झील से भी बड़ा होगा। तो बहुत काम करना बाकी है उनको। अगर आपको अर्थिंग नहीं मिल रहा, कोई सरिया नहीं मिल रहा या गाड़ने के लिए आपको पत्थर नहीं गाड़ सकते, तो आप सिंपल एक वायर का टुकड़ा लो, छोटा सा लूप, न्यूट्रल को और अर्थिंग को एक लूप डाल दो, तो आपका बिल्कुल चार्जिंग ओके होने लग जाएगा। ओके, ये एक चुस्का है, मतलब तरीका है। एक चीज जो टाटा इंप्रूव कर सकता है ओनरशिप बेटर होने के लिए, सर्विस और टेक्निकल ग्लिचेस। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेक्टेड से कम था कि ज्यादा? तो इस ट्रिप के बाद 40,000 चलाने के बाद क्या आप कह सकते हो कि एक ईवी या फिर एक टाटा नेक्सॉन प्राइमरी गाड़ी हो सकती है? फ्रॉम पंजाब टू कोलकाता ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स हाईवे पे चलाने के बाद और ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स इस कार को विद एन ईयर चलाने के बाद क्या सोचते हैं इसके ओनर, वो आपके साथ आज हम शेयर करने वाले हैं। फ्रॉम रेंज टू कंफर्ट, कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी, सर्विस वगैरह वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मैं नहीं, इसके ओनर आपको देने वाले हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल, आ गया हूं लेके एक और ओनरशिप रिव्यू ऑन द टाटा नेक्सॉन ईवी, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल ईवीज ऑफ इंडिया। आप सब अगर ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या तो एक ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वो बहुत सारे मिथ हैं, क्वेश्चन है जिनको आज हम बस्ट करने वाले हैं। भले ही वो सर्विस हो, प्रैक्टिकलिटी हो, टायर्स की बात करें, चार्जर्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारी चीजें जिसके वजह से हमें ईवी खरीदने के पहले जो डर लग रहा है, और अब इन जून और मई ऑफ 2026 जहां पर ईवी अडॉप्शन को बहुत पुश गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, चलिए आइए इसके ओनर से मिलते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस। आप सबके लिए वीडियो बनाएंगे, सो आप पूरी वीडियो को देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव बनेगी। पसंद आने से रिक्वेस्ट एक ही होगी, एक लाइक बटन पे जरूर से क्लिक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। So without any further ado, let's invite the owner on our channel. Sir, please. Thank you so much, brother, from coming all the way from Punjab to your hometown, कोलकाता। Introduce yourself, please. मैं सुशोभन हूँ, पंजाब से आ रहा हूँ। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ पर पंजाब में रहता हूँ, और ये मेरा फर्स्ट कार है जो मैंने खुद परचेस किया था। भाई सर के वीडियो देख के बहुत इंस्पायर किया इन्होंने। ईवी लेने से पहले बहुत वीडियोस देखे इनके, तो आपको देख के नेक्सॉन में इंस्पायर हुआ और ये लेने का मन हुआ था। नर्वस है, बट थोड़ी देर में वो नर्वसनेस आप देख लेना, वीडियो में जो गायब हो जाएगी, तो इनके नर्वसनेस के लिए एक हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ दो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, भाई का होम टाउन है कोलकाता, बंगाली है, बट अब जो लैंग्वेज जो है वो पूरी चेंज होगी, पंजाबी एक्सेंट जो है उसमें आ गया, और जब बंगला में बात करेंगे, आपसे बंगला में भी ये बात करेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा। बट सो कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, कितना चला चुके हो, जरा ये बताओ। ये नेक्सॉन फीयरलेस 45 है। लास्ट ईयर मई 31 को लिया था, इस साल 31 में एक साल पूरा होगा, और 40,000 बस होने ही वाला है, थोड़ा ही रह गया कुछ किलोमीटर। एक साल में 40,000 किलोमीटर्स, तो मतलब कि वो कितनी सर्विसेज हो गई ऑलरेडी इस पर? फिफ्थ हो के आई है। फिफ्थ होके आ गई है, फिफ्थ होके आ गई। बहुत सारे क्वेश्चंस है गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट जैसा कि आप देख पा रहे हो, इनको हम टॉर्चर तो इस तरह से कर नहीं सकते हैं। सो गाइस, गाड़ी के अंदर चलते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक पॉडकास्ट की तरह होता है, आपको इस वीडियो को देखना उतना जरूरी नहीं है जितना सुनना जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी आपको उसी में ही मिलेगी। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये आइसक्रीम की तरह जो है वो पिघलने से लगे हैं, और मैं भी बहुत जल्दी पिघलने से लग जाऊंगा। तो चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। फिलहाल देखो, प्राइमरीली जो इस वीडियो को जो बनाना हम चाहते हैं, वो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव क्या हो सकती है नेक्सॉन ईवी पर या ईवी पर इन जनरल, और नेक्सॉन ईवी पर एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू कैसा होता है। सबसे पहले बताओ, 40,000 किलोमीटर जो एक साल में आपने चलाई है, आप डेली का ऐसा क्या काम करते हो जो इतनी गाड़ी चल रही है, या फिर मोस्टली लॉन्ग ड्राइव्स ही लेते हो? हाँ, मेरा जो जॉब है वो बेसिकली फील्ड में होता है, तो मेरे को ऑलमोस्ट घूमना ही पड़ता है हमेशा ही। डेली मेरा 100 किलोमीटर तो चलता ही चलता है। ओके।
और घूमने फिरने का थोड़ा शौकीन हूँ, तो जब भी कभी छुट्टी मिलता है गाड़ी लेके बस निकल पड़ता हूँ। तो ये डर मेरे में नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव नहीं हो सकता, बड़े लॉन्ग ड्राइव की है इस गाड़ी में, और सबसे मेरे को अभी तक का बेस्ट गाड़ी यही लगता है, बड़ा कंफर्ट है। हाँ, इससे हो सकता है ऊपर वाले मॉडल में और बेटर हो, पर इस सेगमेंट में या इससे नीचे रेंज में इससे बढ़िया तो मेरे को नहीं लगता कोई। तो क्या क्या मतलब क्या सोचा था ईवी लेने के पहले? बिकॉज 1 साल पहले तक भी लोगों में एक क्वेश्चन था कि ईवी लेना है नहीं लेना है, मैं व्हाट डिड यू थिंक? टाटा कर्व लेने गया था, उस टाइम पे टाटा कर्व लेते लेते आपकी वीडियो पहली बार मेरे सामने है, सच में कसम से बोल रहा हूँ। उस टाइम जो मैंने ईवी की रिव्यू ओनरशिप देखना शुरू किया, आपके वीडियोस देखे और भी वीडियोस देखे, तब मेरे को लगा कि नहीं, एक बार ईवी की तरफ देखना चाहिए। फिर देख के मेरे को नेक्सॉन आया पसंद में, फिर देखा कंपेयर वगैरह करके बजट वगैरह में कि ये गाड़ी बैठा, और लेने के बाद तो मजे ही आ गए। इतना घुमा इस गाड़ी को लेके, मतलब पहले कभी नॉर्मल डीजल और पेट्रोल कार थे मेरे पास, उनको लेके कभी मेरे को हिम्मत नहीं हुआ कि मैं हिमाचल वगैरह में जाऊँ, एक्सट्रीम जगह पे जाऊँ, कि जहाँ पे आके मेरे को गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब एक डर होता था। इसको लेने के बाद कभी मेरे को डर नहीं हुआ कि हाँ कि नहीं जा सकता, मेरे लगा बस खींच दो गाड़ी। देखो ये तो उल्टी गंगा यहाँ पे बह रही है भाई। लोग बोलते हैं कि मेरे को डर लगता है कि ईवी को लेके नहीं जा सकते, हाँ, बट आपको डर था कि पेट्रोल डीजल को कि हो सकता है, जैसे पुराने गाड़ियों में बहुत दिक्कत रहती है, मेंटेनेंस का इशू रहता है, बहुत कुछ रहता है। मैंने 2 बार पुरानी गाड़ी ली थी, सेकंड हैंड लिया था, तो दोनों बार मेरा मतलब एक्सपीरियंस खराब रहा। मेरे लिए तो ये बहुत बेटर है सेकंड हैंड गाड़ी से लेने से अच्छा है। सही बात है। देखो पहले सेगमेंट पे इनके एक ओवरऑल ओनरशिप की बात करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द रेंज और हाईवे पर परफॉर्मेंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ। सो 40,000 किलोमीटर, आपको क्या लगता है आपने कितने पैसे बचा लिए इस गाड़ी से? मोटा मोटा देखे तो 4x40 1.5 लाख तो आराम से हो गया। 1.5 लाख 1 साल में बचा लिए, और ये गाड़ी अपनी पड़ी थी 15 लाख 15.5 लाख की। तो यहाँ पर ईवी रीसेल वैल्यू को लेके बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ईवी में रीसेल वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर क्या बोलूं? करना ही क्यों है जब इतना अच्छा चल रहा है, रीसेल करने का मतलब ही नहीं बनता। और अब तो लाइफ टाइम वारंटी। हाँ। मैंने देखा कि आपने कुछ एक एक्सेसरीज जो है यहाँ पर एम्बियंट लाइट वगैरह जो है वो आपका वीडियो देख के हिम्मत आया था, नहीं तो पहले तो बड़े डराते थे लोग, टाटा वाले तो मना ही करते थे, ना लगाओ वैसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाद में तो थोड़ा वो बताओ, बिकॉज बहुत लोग हैं जो अभी भी डरते हैं। हाँ, पहली बार इनका वीडियो देखा दादा का, इन्होंने जब लगाया था कॉन्फिडेंट हुआ, और ऊपर से मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैं उस बैकग्राउंड में स्टडी किया, तो टाटा वाले को जाके मैंने उनके साथ टेक्नीशियन के साथ बैठा, उसको दिखाया कि ये देख भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, अगर मैं करूँ ऐसे ऐसे करूँ तो दिक्कत क्या है, क्या हो सकता है, हम ऑक्सिलरी पावर यूज कर रहे हैं, हम तो कोई गाड़ी का इंटरनल कुछ हम छेड़ नहीं रहे। तो बोल के उन्होंने बोला ठीक है चलो कर लो, कभी कोई दिक्कत आता तो खोल के ले आना। ठीक है, बात करता हूँ, कर लो। और क्या, दुकान में शॉप में भी गए थे जिसके पास लगाने, वो बोल रहे थे हम एक उनके पास पंचर आती है। हाँ, नहीं फ्यूज नहीं, एक ना जैसे फ्यूज वगैरह तो थोड़ा एडवांस हो गया, नॉर्मल दुकान में क्या करते हैं वायर में एक पंचर टाइप लगा देते, वो सुई होता है, सुई वायर के अंदर घुस जाता है, उधर से सप्लाई उठा लेते। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं वो भी नहीं करना, मैंने खड़े होकर उनके सामने खड़े होकर मतलब ये सारा पावर वगैरह उनको समझाया था और किया था। पहले ट्राई किया था उधर से दरवाजे से लेने के लिए, पर वो पावर सोर्स कम पड़ गया, तो विंडोज काम नहीं कर रहे थे, रिले वगैरह उसके। तो फिर बाद में पूरी वायरिंग करके एक अलग से तार डाल के वो हमने पूरा किया। क्या खूबसूरत लग रही है, क्योंकि एक पर्पल थीम के साथ में ये यूज कर रहे हैं, और लिटरली गाड़ी के थीम के जबरदस्त लग रही है। सो 1.5 लाख रुपए बचा लिए। सर्विस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अभी तक सर्विस एक्सपीरियंस, बिकॉज वो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल चीज है। सर्विस जो वैसे लोग बोलते हैं कि ईवी में सर्विस में खर्चा नहीं है, खर्चा है उसमें कुछ कुछ, तो मैंने देखा है, पर टाटा वाले कुछ ना जबरदस्ती ठोकते कि ये करा लो वो करा लो, एक लंबा चौड़ा पहले कोटेशन बना के देते। देखो उनका काम है वो, हाँ उनको भी धंधा चलाना है। करेक्ट, हाँ। तो उनमें से कुछ समझ के लोगों से पूछ के, बड़े लोगों से पहले पूछा है कि हाँ क्या क्या कराना चाहिए, क्या क्या नहीं कराना चाहिए, किससे वारंटी में दिक्कत आ सकती है। तो अपने हिसाब से मोटा मोटा मैंने देखा है कि 50 पैसे मेरे हिसाब से किलोमीटर के पीछे सर्विस में चाहिए, 50 पैसे किलोमीटर सर्विस पे, 50 पैसे किलोमीटर है उस पे टायर पे। ये 1 रुपए मस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने उठाया है। या तो इस वीडियो के पहले मेरे टायर वाली वीडियो आ गई होगी, नहीं तो इस पे क्विक आपको अपडेट देते हैं। 40,000 चलने के बाद इनके जो टायर्स हैं कुछ इस तरह से दिख रहे हैं पीछे वाले, और कुछ इस तरह से दिख रहे हैं सामने वाले। आपने टायर रोटेशन क्या किया है अभी तक? अभी तक नहीं किया, मैंने सोचा था इस बार सर्विस में करेंगे, वो एक छोटी सी गलती होगी, मैं पहले छोटी सी नहीं, वो बड़ी गलती। अगर ये करा लिए होते ना, तो ये जो 40,000 चल गए हैं OEM टायर्स, ये 80,000 जा सकते हैं। ठीक है, आपको सही टायर प्रेशर मेंटेन करना है, टायर को हर 6-7 हजार किलोमीटर पे रोटेट करवाना है। अगर फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है तो, रेयर व्हील ड्राइव है तो और भी 5,000 किलोमीटर पर करवा लो, स्पेशली हेवी कार्स लाइक हैरियर, विनफास्ट, XCV9Es एंड ऑल। तो टायर भी आपके, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ एक 10-1 हजार किलोमीटर जो चल जाएंगे। सो टायर कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गाइस, समझ लो। इसके जो टायर्स हैं वो लगभग
30,000 में 30,000 का आपको आते हैं। अगर आपके टायर्स 60,000 चल रहे हैं तो 50 पैसे का 50 कॉस्ट पैसे है। का। 1.5 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, 50 पैसे आपका टायर का कॉस्ट, टायर का कॉस्ट, 50 पैसे आपका सर्विस का कॉस्ट। हाँ, तो लगभग आपके 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ना चाहिए, जहां पर एक पेट्रोल डीजल गाड़ी काफी ज्यादा पड़ती है। वहीं पर अगर टायर कॉस्ट ही 3 रुपए हो जाए, 15-20 हजार में आपके 60,000 के टायर्स अगर फूक जाए, तो 2-2.5 रुपए वहीं पे ऐड हो गए। तो ये सब चीजें कुछ करो गाइज, वो वीडियो को देखना, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई है। आप सबका प्यार और सपोर्ट उस पर आया ही होगा, आई एम श्योर। सो सर्विस में आप बोल रहे हो कि 50 पैसे का सर्विस होता है, और यू हैव टू बी केयरफुल कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना हाँ, है। वो जरूर देखना चाहिए। कुछ अपडेट्स वगैरह होने के बाद कोई प्रॉब्लम आई या बेटर हुआ? एक तो अपडेट, एक तो वो शुरू से ही आता रहता है, बीच बीच में ईवी लो परफॉर्मेंस करके आता है, खुद ही हट जाता है। क्रिटिकल अलर्ट, हाँ, क्रिटिकल अलर्ट करके वो आता है अभी भी? क्रिटिकल अलर्ट नहीं, हाँ क्रिटिकल अलर्ट ही है, लो लिमिटेड परफॉर्मेंस आता है, फिर खुद ही हट जाता है 10 सेकंड के अंदर अंदर ही। तो ये दिखाया आपने सर्विस सेंटर? दिखाया था, उन्होंने अपडेट भी किया था। अब ये ना, जब आता है तब उनको दिखा नहीं पाते, जब तक आता है वीडियो निकालेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, तब तक गायब हो जाता है। ये मैंने बोला है, डॉक्टर के सामने मरीज की प्रॉब्लम जो है वो आती नहीं है। बट ये क्रिटिकल अलर्ट को अपने इग्नोर नहीं करेंगे। आई मीन, आई नो बहुत लोग बोलते हैं भैया इसमें ग्लिचेस आती हैं और बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि ये कार में क्रिटिकल अलर्ट टेक हो गया, और क्या ग्लिचेस हैं इस गाड़ी में? दूसरा एक आता है टीपीएमएस का, एक टायर का मैन्युफैक्चरिंग करता है, बार बार वो लो दिखा देता है। कभी कभार आ जाता है, कभी कभार जब चलता है तो बढ़िया चलता है। मतलब वो लो होता है कि जस्ट नहीं, लो नहीं होता। मैंने उस पे पेट्रोल पंप पे आके चेक किया तो प्रेशर सही था, जैसे 1-2 PSI का फर्क था, तो इतना फर्क नहीं था। ओके, बट इसमें काफी, पर हाँ, इसमें लो दिखा देता है। हो सकता है सेंसर खराब हो गया हो कुछ। हो सकता है, उनको वो भी बोला है, वो भी बोलेंगे चेक करेंगे। थोड़ा सर्विस में बस करेंगे करते नहीं है। टाटा वाले यार, इतनी अच्छी गाड़ी, इतनी बढ़िया प्रैक्टिकल कार है नेक्सॉन, क्या बोलते हो? बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात आई तो चलो क्विकली प्रैक्टिकलिटी का क्वेश्चन करते हैं हम। एज यू कैन सी वी आर बिग गाइज। क्वेश्चन आता है कि सर मैं 6 फुट का हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा हूं, स्पेस मुझे कम लगती है कार में, तो स्पेस को लेके आपका क्या कहना है? नहीं, स्पेस तो मेरे को बहुत ठीक लगता है, बहुत ठीक है, मेरे को कभी दिक्कत नहीं आती, ना आगे ना पीछे। इसके अलावा और कौन सी गाड़ी देख रहे थे जो आपको लगता है कि स्पेस में इससे बेटर थी? स्पेस में थोड़ा सा बेटर मैं एमजी को दूंगा, एमजी थोड़ी खुली है जेड से भी। विंसर को मैंने पता नहीं, विंसर में मैं नहीं बैठा, देखा भी नहीं, सोचा भी? हाँ, देखा है मैंने, वो गया भी था शोरूम में, पर उसको ड्राइव नहीं किया, मतलब तो नहीं। क्यों नहीं खरीदी नेक्सॉन, क्यों खरीदी? मेरे को एक तो उसका विंसर के सर्विसेज नहीं पसंद है। मैं नहीं, ऐसे नहीं बोलूं, नहीं, दैट्स ओके, आप आराम से बोल सकते हो। विंसर के ना, जो एक हमारे मेरे नॉन में फ्रेंड के पास विंसर जेड से भी है, उनका अभी 1 लाख किलोमीटर चल गया, 1 लाख का 10,000 हो गया, तो उनका भी मेजर सर्विस होना था कोई। उन्होंने जो कोटेशन भेजी है, वो कोटेशन 35,000 का था। मैंने सोचा ये नहीं, मैं आपको उसमें अगर दिखाऊं, मैंने रेट देखा ना, जो उन्होंने कूलेंट लगाई थी, एक कूलेंट 2 या आई थिंक 2.5 लीटर की कूलेंट डाली थी। एक कूलेंट का 1 लीटर का वो 5,000 रुपीज चार्ज कर रहे थे। 3 लीटर कूलेंट था, 15,000 से कूलेंट का था। तो इसमें भी कूलेंट जाता है, सेम कूलेंट उसमें जाता है। कूलेंट में तो इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, इसमें भी ऑयल जाता है 1 लीटर के आसपास, उसमें भी इतना ही जाता है। मतलब एमजी की थोड़ी कॉस्टिंग में इतना हमारे लिए, इसमें एमजी की प्रॉब्लम नहीं है, हर एक कंपनी के पार्ट्स महंगे और सस्ते होते हैं। जब मैं कहता हूं कि ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बहुत एंगल से होता है। स्पेयर पार्ट्स का जो कॉस्ट होता है, या फिर ये जो जैसे कि एसी फिल्टर हो गया, कूलेंट हो गया, ट्रांसएक्सिल ऑयल हो गया, ये सारे कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये आपके रेकरिंग कॉस्ट पे ऐड हो जाता है। तो ऐसा कि नहीं कि एमजी खराब है, टाटा अच्छी है, बट हाँ, अगर आप इन कॉस्ट की बात करो तो ऑब्वियसली टाटा इज चीपर देन, बट एमजी के अपने बेनिफिट्स हैं, टाटा के हाँ, थोड़ा वो लग्जरी फील देता है। पर एक चीज है, पर मेरे को अगर टाटा की ड्राइविंग के बारे में बात करें तो टाटा की मेरे को रीजनरेशन बहुत अच्छा लगता है। एक तो हैंडल सामने, रीजनरेशन, जब भी मैं ज्यादातर पहाड़ों में भी जाता रहता हूँ, तो मेरे को बड़ा कंफर्ट होता है इधर से चलाना, उसको बार बार देख के करना बड़ा मुश्किल है। और रीजनरेशन की जो थोड़ा रिस्पॉन्स भी ना, मेरे को इसका बेटर लगता है। ये प्राइमरीली एमजी ZS ईवी की बात कर रहे हैं गाइस, विंडसर वालों। तो बिफोर यू स्टार्ट किया रहे कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एमजी ZS ईवी से ही कंपेयर कर रहे थे, तो चलो अच्छी बात है। तो प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात हो गई, सर्विस के बारे में बात हो गई, मोटा मोटा जो हमें समझना था। अगर आपको पूछूं कि 1 साल पहले अगर आपको यही 15.5 लाख रुपए दिए जाते और आज की डेट के हिसाब से, आप नेक्सॉन लेते कि कुछ और लेते? मैं हैरियर लेता। फिर हैरियर बजट बढ़ता था। हाँ, तब हैरियर नहीं आई थी, तब नहीं आई, और आपको जचती हैरियर, बहुत जचती भाई। क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में, ये बताओ। बहुत बहुत स्वीट है यार, इज लाइक होता है ना जेंटल जायंट जिसको कहते हैं, मतलब बड़ा स्वीट बंदा है भाई। और हम
इसने मुझे फोन किया कि मैं पंजाब से आ रहा हूँ, वीकडे का दिन था। मैं बोला भाई नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, तो बोला तो उदास हो गया। मैं बोला उदास मत हो, सुबह 7:30-8 बजे आ जाओ। तो भाई 8 बजे आ गया और लिटरली हम सुबह बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब मैं जाऊंगा दफ्तर, ठीक है। तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम जो रोड ट्रिप जिसकी प्राइमरीली हम बात करना चाहते थे उसकी बात करते हैं। तो क्या सोचा, मतलब इतनी लॉन्ग ट्रिप बनाने के पहले कोई डर कोई डाउट आया था, और क्यों प्लान की रोड ट्रिप? ये जब मैंने गाड़ी लिया था ना, उस टाइम ही मैंने सोचा था कि मैंने पहले बार कोलकाता लेके जाना है, कि तो मैंने घर पे लेके आके दिखाना, क्योंकि मेरे इधर घर वाले उधर कम ही जाते, पंजाब में मैं ही आता हूँ हमेशा। तो प्लान बनाया, चार्जर देखना शुरू किया, बड़े ऐप डाउनलोड किए, पर मेरे को फिर भी एक तो पहले ही फ्लक्शिया यूज किया था, डाउनलोड किया था, और साथ में उधर लोकल हमारे उधर मैक्सिमम स्टैटिक चलता है। एक तो टाटा आइरा भी उस टाइम पे मेरे ख्याल से उस टाइम चार्जर वाला फीचर नहीं था, बाद में स्टार्ट हुआ था थोड़ा, तो बाद में उस टाइम पे था। बाकी अदानी पंजाब में नहीं है, जियो था, स्टैटिक था, अपना भारत पेट्रोलियम जो बीपीसीएल वाला वो बहुत चलता था हमारे उधर। और बस ये 3-4 ऐप ही है। हम मोटा मोटा चार्जर ओवरव्यू देखना हो तो प्लगशेयर में देखता था। बाकी जो ऐप यूज करना, चार जोन का तो चाहिए, बिल्कुल। हाँ, ये 3-4 मोटे मोटे ऐप थे जो हम यूज करते थे। हाँ। पर उसमें देख के जब प्लान बनाया, रूट देखा, पर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच में एक यूपी और बिहार में एक जगह आ रहा था जहाँ पे चार्जर बिल्कुल ही ना के बराबर मिल रहे थे। वाराणसी से लेके धनबाद के बीच में हाँ, जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा मुझे पहले हाँ बिल्कुल कम थे, अभी तो दिखाने लग गए, बहुत अच्छा था। और लास्ट ही जब हर्ष जी सर आए थे आपके पास, आप दोनों का वीडियो देखा, तब मेरे को कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं, आप वो पहुंच गए। दिल्ली तक मैं आता जाता रहता था, तो दिल्ली से आके वो पहुंच गए, तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा। हर्ष भाई लव 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 लव, अभी बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं वो। हाँ जी, वो मनाली टूर पर मैंने देखा। अभी वो अमृतसर जा रहे हैं, मतलब पंजाब ही। तो अमेजिंग अमेजिंग, बहुत 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 बढ़िया। ट्रिप स्टार्ट करने के पहले सबसे बड़ा डर क्या था? डर एक ही था कि एक्सप्रेसवे में थोड़ा चार्जर, मतलब पहले देख के प्री प्लान करके चलना। मेरा एक दोस्त भी आने वाला था साथ में, पर वो एंड मौके पे थोड़ा कैंसिल हो गया उसका प्रोग्राम, अकेले आना पड़ा, स्टार्ट करना पड़ा। तो उस करके थोड़ा सा एंजाइटी था कि खुद चलाऊंगा, देखूंगा, उसमें टाइम बड़ा खराब होगा, और हुआ भी थोड़ा, मेरे को एक्स्ट्रा भी घूमना पड़ा, टाइम भी खराब हुए। चलो प्लानिंग में थोड़ा मिस होने चाहिए, वो तो हम बात करेंगे, बट ये 2000 किलोमीटर पूरे अकेले गाड़ी को चला के आए। हाँ, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब बिंदास। टाटा का तो साउंड बढ़िया है, बहुत बढ़िया। म्यूजिक सिस्टम मेरे को बहुत पसंद है इसका। टोटल आपने 2000 किलोमीटर कवर किए, हाईवे की कैसी कंडीशंस कैसी थी, रस्तों की कंडीशंस कैसी थी, ये जरा बताएं। और किस स्पीड पर जनरली कार को चलाया? पंजाब से दिल्ली जो है वो बहुत स्मूथ था, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब नेशनल हाईवे, बाद में एक एक्सप्रेस हाईवे आता है। एक्सप्रेस वे मेरे ख्याल से 150-200 किलोमीटर के बीच में ही है, तो वो आराम से कवर होता है। दिल्ली तक बिल्कुल स्मूथ। दिल्ली से निकल के जब आगरा आए, आगरा में हमें पड़ा बीच में से दूसरा नेशनल हाईवे जो है वो बड़ा क्राउडेड सा है, मतलब उसमें ड्राइव आप ज्यादा तेज नहीं कर सकते। पर ठीक था, मतलब ओके, हाईवे खराब नहीं थे, पर उसमें ट्रैफिक कंडीशन बहुत खराब थे। उसके बाद जब हमने एक्सप्रेस वे फिर पकड़ा, मैं लखनऊ तक एक्सप्रेस वे में आया, उधर फिर मेरे को एंजाइटी हो गया चार्जर लेके। बीच में एग्जिट नहीं मिला, जो चार्जर मिले जियो के, वो रूरल एरिया में लाइट ना होने करके चार्ज नहीं हो पाया। फिर मेरे को 20-25 किलोमीटर गांव में जाना पड़ा, उधर जाके टाटा का स्टेशन मिला, उधर से करके, हाँ, फिर वापस घूम के एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ा। मतलब वो थोड़ा 100-200 किलोमीटर तो ऐसे ही घूमते घूमते चल गया। हाँ, तो देखो ये भी एक फैक्टर है जो मैं पूछना चाहता था। क्या स्पीड मेंटेन कर रहे थे जनरली हाईवे पर? नॉर्मल अगर नेशनल हाईवे पे 70-90, एक्सप्रेस वे पे 90-100 के आसपास चल रहा था। 90-100 के आसपास। हाँ, बस टाटा को एक ही शिकायत है मेरा, अगर इस गाड़ी में कुछ देता था ना तो बस मजा ही आ जाना था यार। एक ही कमी है इस गाड़ी में। ये मैं अग्री करूंगा, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टाटा की टीम, अगर ये देख रहे हैं, मेरी जब नेक्सॉन प्राइम थी उसमें भी क्रूज कंट्रोल का बटन नहीं था, बट आपने एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये किया। अगर आप ये करते हो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, तो बिलीव मी ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और क्रूज कंट्रोल आज के डेट में मस्ट है, चाहिए। जो लोग ट्रैवल करते हैं हाईवे में उनको तो चाहिए। बिल्कुल। तो कितने दिन लगे पंजाब से कलकत्ता आने में आपको? 2 नाइट 3 डेज। जिस दिन मैं 10th को 10 तारीख को सुबह 10 बजे ट्रिप शुरू किया था, रात को मेरे घर पे भी लाइट चल गया तो चार्ज नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। फिर दिल्ली में मेरे को थोड़ा हॉल्ट लेना पड़ा, जो मेरा दोस्त आ रहा था उसको थोड़ा इमरजेंसी आ गया, तो दिल्ली से वापस चल गया। ओके। तो इसलिए थोड़ा घूमना पड़ गया। और बाकी आगरा में फर्स्ट नाइट स्टे किया मैंने, उसके बाद वाराणसी में सेकंड नाइट स्टे किया, थर्ड नाइट को मैं खड़गपुर पहुंच गया था। मेरा खड़गपुर मतलब बंगाल आई गए? बंगाल आई गए। तो उधर बीच में फिर रांची जब पहुंचा था, थोड़ा रांची से घूम के आया मैं उधर से,
तो रांची में उधर बैड वेदर हो गया, फिर उधर भी पूरा ब्लैकआउट हो गया, तो उधर चार्जिंग नहीं हो पाया, तो खड़गपुर थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में, रात को 2 बज गए थे। लोग जो बोल रहे हैं कि सॉलिड स्टेट बैटरी आएगी, हम तब ईवी लेंगे क्योंकि तब बैटरी 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है जब आएगी तब आएगी। पहले 60 किलोवाट का जो चार्जर है वो तो सही से करंट हाँ ले ले। निकाले। हाँ ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है। जैसे 60 किलोवाट लिखा होता है चार्जर पे, पर वो निकालती फिर मतलब 30-29 ही आया, क्योंकि 2 गन में अलग अलग कुछ चार्जर ही ऐसे है जो 60 के साथ पूरा दे देता है। कौन से थे वो? स्टैटिक के थे, जियो के भी दे देते, 59 58 ऐसे करके देते। पर दिक्कत ये आता है अगर कोई गाड़ी साथ में लग जाए फिर बस वो बढ़ गया पावर, फिर टाइम आधा हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। चार्जिंग का मेरे को इतना इशू नहीं लगता। अगर मैं बोलता हूँ, देखिए अगर मैं मान लीजिए लॉन्ग टूर पे जा रहा हूँ 200 किलोमीटर, मतलब अराउंड 3.5 आवर मैंने चला लिया, तो उसके बाद एक ब्रेक तो चाहिए। बिल्कुल। वो अगर 1 घंटा भी लग जाए, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया है, आधा घंटा खा लो, आधा घंटा चल लो, बैठे बैठे तो वैसे ही बोर हो गए, और 2000 किलोमीटर चला के तो पैरों का बुरा हाल हो गया था, सुनी पड़ गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि हाउ अबाउट द कंफर्ट, फटीग कैसी थी? मतलब दिन में कितने घंटे गाड़ी चला रहे थे, जरा ये बताएं। दिन में जैसे फर्स्ट डे तो मैं लेट हो गया था, सेकंड डे में हर मॉर्निंग सुबह 9 बजे से पहले निकल जाता था, 8-9 बजे तक निकल के रात को 8-9-10 बजे तक मैं चलाता था। 10-11 भी हो गए, मतलब 12-13 घंटे। 12-13 घंटे। फटीग कैसी होती थी? नहीं दिक्कत नहीं आती थी, वैसे गर्मी भी थी, बहुत ज्यादा ही हीट था उधर, पर इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगा। हाँ पहले 5-6 घंटे होने के बाद जाके फिर थोड़ा बोर सा लगने लगता था अकेले? फिर हाँ दोस्तों को कॉल कर लेते थे, हाँ। टाइम पास रहता था। एसी परफॉर्मेंस कैसी थी? एसी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है उसकी। बहुत एसी सही में चिल्ड, पहले के कंपैरिजन टाटा ने तो एसी पर मतलब बहुत सुधार किया, पूरा तख्ता पलट कर दिया है। हाँ। बहुत मजेदार। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन का जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, रेंज। तो शहर में क्या रेंज मिलती है और हाईवे पे क्या रेंज मिली, जरा ये बताएं। इस ट्रिप में थोड़ा रेंज मेरे को अलग मिला, पर मैं जेन्युइनली अगर नॉर्मली बात करूं, मैं हाईवे पे ज्यादा चलता हूं, सिटी में बहुत कम चलता है मेरा। हाईवे पे भी मैं 80-90 चला के मेरे को 300 तो आराम से मिल जाता है, 300 प्लस 310 320 के आसपास ही जाता है। थोड़ा मेरा पैर भी भारी है, मैं दबा के चलाता हूँ खींच के, तो मेरे को कम ही मिलता है रेंज। 300 मेरे को आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 300 में मैं सेटिस्फाइड भी हूँ कि हाँ इतना ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। उससे पहले तो ब्रेक चाहिए छोटा मोटा। बिल्कुल। और सिटी में मैंने देखा है, सिटी में परफॉर्मेंस वो बढ़ जाता है। मैं हमेशा इसको चलाता हूँ इकोनॉमी में, और मेरे को क्योंकि मैं थोड़ा रफ चलाता हूँ, तो मैं रीजनरेशन भी फुल पे चलाता हूँ, तो क्योंकि ब्रेकिंग मेरे को कम करना पड़े, तो मेरे को बढ़िया रेंज देती है सिटी में। ये बात सुन के लोग बोलेंगे कि यार निखिल, आपकी वीडियो पर आप 400 प्लस बोल रहे हो, सुशोवन जो है वो 300 बोल रहा है, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? 2-3 चीजें हो सकता है। जैसे मैंने एक देखा है, मैंने गाड़ी बहुत थोड़ा मैं रफ ही चलाता हूँ, खींच के चलाता हूँ, मुझे को जहाँ पे जगह मिले मैं कट मार देता हूँ, तो थोड़ा इस करके रेंज एक तो डिप होता है, एक्सेलरेशन में बहुत जल्दी करता हूँ, तो और दूसरा एक मैं एसी को हमेशा थोड़ा चिल पे रखता हूँ, मेरे को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, एक एसी करके भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। सर्दियों में तो बहुत अच्छा रेंज मिलता है, तब एसी 120-25 से ऊपर नहीं जाता। हाँ एक चीज मॉनिटर किया है मैंने, टाटा वालों को ये बात बोली थी, ये बहुत आप भी बताना अगर इंटरेस्टिंग किसी को लगे, आप लोगों को भी शायद किसी ने नोटिस किया होगा जो पहाड़ों में रहते हैं। मैं जब मनाली गया था इसको लेके, -1 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें मैंने 2 चीज नोटिस की थी। एक इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो सीधा 160 के आसपास चल गई थी, जबकि मैं हीटर भी नहीं चला रहा था, कुछ भी नहीं चला रहा था, सिर्फ नॉर्मल गाड़ी चल रही थी, वो 150 के आसपास एसी ले रहा था। दूसरी, जब मैंने सुबह उठ के मैंने चार्जिंग पे लगाया गाड़ी, जियो का चार्जर था, होटल का नाम नहीं याद है, मतलब मनाली एकदम सेंटर में, उसमें साथ में एक गाड़ी चार्ज हो रही थी महिंद्रा की, साथ में मैं था, महिंद्रा को फुल पावर मिल रहा था। जब मैंने लगाया तो मेरे को पहले 9 किलोवाट मिलना शुरू हुआ, निकाल के मैंने सोचा कोई दिक्कत आ रही है, दोबारा लगाया, वो 8 किलोवाट लेने लग गया, दोबारा लगाया, तीसरी बार लगाया तो 7 किलोवाट लेने लग गया। तब मेरे को एंजाइटी होगी कि मेरा क्यों नहीं चार्ज हो रहा, उसका हो रहा है। गन भी चेंज करके देख लिया दोनों में आपस में, तब भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उनको मैंने टाटा वाले को फोन किया, उन्होंने बोला कि वैसे कोई दिक्कत होगी, आप थोड़ी देर कर लो, करके आप हमारे पास एक बार ले आओ। मैंने लेके आना तो पॉसिबल नहीं है अभी इतना दूर, तो वैसे ही थोड़ा बहुत चार्ज करने के बाद मैं निकला। जब गाड़ी थोड़ी रनिंग होगी, मतलब थोड़ा चल गया, बैटरी वगैरह टेम्परेचर थोड़ा वो जो क्या दिखाता है कनेक्टर टेम्परेचर वगैरह, वो थोड़ा आप आ गई। उसके बाद जब मैं रोहतांग से वापस आके शाम को चार्जिंग पे लगाया 30 किलोवाट पे, तो 30 के 30 पूरा नहीं लग गया। तो नॉर्मल। हाँ डर मेरे को लगा कि टेम्परेचर करके हुआ कि कैसे हुआ, करेक्ट। पर जब मैंने टेक्नीशियन को पूछा, उसने बोला नहीं टेम्परेचर का कैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को भी ये था कि बैटरी की टेम्परेचर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हमने भी ये पढ़ा है कि बैटरी की टेम्परेचर के हिसाब से बीएमएस को हम एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को उस टाइम पे जब उसने बोला कि नहीं टेम्परेचर करके नहीं, कोई और दिक्कत आई होगी, एक मेरे को सिंबल भी आ गया था उसपे। एक बार मैंने आपके पैन इंडिया ग्रुप में पूछा भी था सिंबल डाल के, उस टाइम मैं शिमला में था, तो वो सिंबल आ गया था और चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा था, टाटा का चार्जर था।
तो बड़े बार ट्राई किया, नहीं हो रहा, बाकी गाड़ियां कर रही थी उनके हो रहे थे, मेरे में नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कूलेंट चेक करो, कूलेंट ना लीकेज हो रहा हो, वो सर्विस का सिंबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, चार्जिंग उठा नहीं रहा था। आगे थोड़ी देर चलने के बाद जाके लगाया तो वो चल पड़ा। देखो टाटा में ना एक चीज जो मैं भी एज अ ओनर मैं जानता हूँ, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं, खुद में खुद चली जाती हैं। उसको लेकर आप सर्विस सेंटर अगर भागने लगोगे ना, हाँ फिर खज्जल हो जाएगा, खर्चा तो बढ़ेगा ही, आपकी गाड़ी भी रखी जाएगी, एक्सपेरिमेंट भी होगा, खज्जल सभी कुछ होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जब तक गाड़ी चल रही है तब तक चलाएं। और देखो कुछ एक चीजें ऐसी है जो अभी भी जिनका आंसर्स हम खोज रहे हैं, मेरे को मिलता है मैं आप तक ले आता हूँ, ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको संगो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हैं। सो आई वुड से कि डोंट पैनिक, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है तो पैनिक मत करो। उस वक्त हो सके तो गाड़ी को बंद करो, गाड़ी के थोड़े से दूर चले जाओ, गाड़ी का जो ऑक्सिलरी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, 10 नंबर और 13 नंबर की चाबी हमेशा रखो गाड़ी में, उसको निकाल के 5 मिनट के लिए गाड़ी से चाबी लेकर दूर चले जाओ, वापस आओ। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम उसी में ही रिजॉल्व हो जाती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि इस रूट पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है? इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो बहुत बड़ा है इस झील से भी बड़ा होगा तो बहुत काम करना बाकी है उनको, स्पेशली जो रूट बहुत फेमस है वो टारगेट कर रहे हैं उन्हीं रूट पे जिन रूट पे ट्रैफिक ज्यादा है, उन रूट पे वो टारगेट नहीं करते जिन रूट को अभी नया नया डेवलप किया है, मतलब उधर बहुत काम स्लो चल रहा है, उनको चाहिए थोड़ा और फास्ट करे, क्योंकि जिस हिसाब से ईवी गाड़ियां बढ़ रही है, मैंने 1 साल में खुद देखा है, जो जहाँ पे मैं रहता था मोगा में, उधर गिनती में 2-3 गाड़ियां थी, उसमें से एक गाड़ी वो मैंने ZSV जो बोला वो था, और एक टियागो था। अभी उस एरिया में कम से कम मैंने 10 गाड़ी मैं डेली देखता हूँ कि घूमती रहती है, ग्रीन कलर लोकल नंबर प्लेट, अडॉप्शन बढ़ गया है, बिल्कुल इतना बढ़ गया है। तो उस हिसाब से चार्जर नहीं है मोगे में लोकल, एक ही पंप पे जियो का, सॉरी BPCL का, उसमें हम जाके इमरजेंसी हो तो उसमें जाके करना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मल घर पे करते। तो चार्जिंग का चार्जर चाहिए, और लगड़े सबसे बड़ी एक चीज और दिखा है, जो सरकारी चार्जर है, एक तो सस्ते हैं, बहुत रिलायबल है, लग भी बहुत गया है, पर वो कमीशनिंग नहीं हो रहे, लगा के छोड़ दिया उन्होंने, लगा के छोड़ दिए, साल हो गए। करेक्ट, ये गलत है। और अभी मैं मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा, नितिन गडकरी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार पीपल वांट टू ट्रैवल इन द ईवी, आप बोल रहे हो ईवी चलाओ, तो 2 चीजें, एक तो रोड टैक्स पे थोड़ी सी छूट दो ईवी पर प्लीज, और कुछ एक सब्सिडी लो, सो दैट कि लोग अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। अडॉप्शन में ही जो मेन रुकावट है, बिकॉज एक बार अडॉप्ट कर ली, अडेप्ट तो बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, और आई नो वेरी फ्यू पीपल हु रिग्रेट आफ्टर बाइंग एन ईवी, मैक्सिमम लोग खुश हैं गाड़ी खरीद के। सो ये अगर ये वीडियो अगर वहां तक नहीं पहुंच रही है तो आप पहुंचा दो, शेयर कर दो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखते देखते खो गए हो, कहीं भूल गए हो, तो एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर से करना, वंस अगेन लाइक एंड हार्ट जरूर से करना, छोटा सा आपको मैसेज है, और ऑफ कोर्स अपनी कंसल्टेशन है। पीपल हु रीच आउट टू मी फॉर seeking guidance on buying an EV, I provide an unbiased, honest, brutally honest EV buying consultation. So there is a number on your screen and a link in the description. Go and try that services yourself. You'll be happy and definitely satisfied, because वही फीडबैक जो है हम तो हो गए थे सीरीज, आप जरूर ट्राई करना, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल ट्राई करो, मस्ट है, जरूरी है। थैंक यू, इनको मैंने पैकेज जो है वो डिलीवर कर दिया था, कोई चिंता वाली बात नहीं है। Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost.
So, what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Moto Rhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. सो कौन से चार्जर्स जो थे वो ज्यादातर मिल रहे थे, किस कंपनी के चार्जर्स ज्यादातर काम कर रहे थे, किसके काम नहीं कर रहे थे? जो मैं ये पंजाब टू कोलकाता वाला नेशनल देखा है NH19 और जो भी है दिल्ली से, इसमें सबसे ज्यादा चार्जर मेरे को जियो के मिले। जहां जहां एक्सपेक्ट भी नहीं था उधर भी जियो ने लगा के रखा है, बढ़िया लगा मेरे महंगे को। हैं मगर तो महंगे बहुत है, 27 रुपए 26 रुपए पड़ जाते। इतना महंगा होने का फायदा नहीं है, फिर 3 रुपए 3.5 रुपए वैसे ही पड़ जाते हैं। डीजल गाड़ी अगर ले लो आप तो हाँ। 4-4.5 रुपए में आप डीजल गाड़ी पे ट्रैवल कर सकते हो। सीएनजी 4 तो हाइब्रिड नहीं, 5 हाइब्रिड पे कर सकते हो। हाइब्रिड पे हो सकता है, डीजल में 5, हाँ ठीक है, पर वही जियो का चार्जर बहुत महंगा है, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। अब 20 रुपए तक रखो ठीक है, अगर सरकार गवर्नमेंट जैसे BPCL IOC लगा 16 रुपए ले रहे, 16.5 रुपए पड़ता है टैक्स डाल के, तो कहा 16.5, कहा 27.5, 29 रुपए तक चल जाते। बहुत फर्क। और चार्जर्स चल रहे थे कि खराब थे? नहीं चल रहे थे, बहुत खराब भी मिले। जो सरकारी वाले तो बहुत सारे खराब मिले, मतलब वो नॉट अवेलेबल या नहीं। पर जियो और प्राइवेट कंपनियों के मैक्सिमम चल रहे थे, जो नहीं चल रहे थे वो या तो पावर कट करके रूरल हाँ। एरिया में इस करके बंद पड़े थे। वैसे दिक्कत नहीं हुआ चार्जर, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ मेरे को चार्जर नहीं मिल रहा या मेरे को रेंज बहुत कम पड़ा है। वो रेंज एंजाइटी की बात कर रहा था कि रेंज एंजाइटी कब महसूस हुई और कहाँ महसूस हुई? और बस एक बार ही महसूस हुआ जब मैं आगरा से लखनऊ आ रहा था। वो जो एक्सप्रेस हाईवे है बहुत लंबा है, उसमें मैंने देखा था कि 2-3 चार्जर थे जियो के, लगातार दिखा रहे थे ऑनलाइन अवेलेबल। सुबह में 8 बजे देख के गया तो अवेलेबल था सारे। मैं आराम से खुशी निकला, 10-15 किलोमीटर में निकल दिया आगरा से, मैं वो एक्सप्रेस हाईवे चढ़ गया। जब चढ़ने के बाद 200 किलोमीटर ट्रेवल कर गया, मतलब नहीं 150 भी नहीं, 70-80 किलोमीटर चलने लगा, फिर मैंने ऐप खोल लिया एक बार कि देखता रहूं जाते जाते। जब देखा पहला वाला ही आने अवेलेबल, दूसरा देखा दूसरा भी आने अवेलेबल, तीसरा देखा तीसरा नहीं सॉरी, पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला था चल रहा था, तीसरा वाला नहीं चल रहा था। मैंने सोचा ठीक है दूसरे वाले पे जाएंगे, उसमें फुल कर लेंगे, फिर आराम से पहुंच जाएंगे लखनऊ तक। पहला जैसे ही पहले के आसपास पहुंचा तो मैं देखा दूसरा वाला भी, मैं सोचा एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ कि क्या पता पहला चल पड़ा हो दूसरा नहीं पड़ा हो। पहले वाले में देखा तो पहला वाला भी आना अवेलेबल, दूसरा वाला भी खत्म। फिर उस टाइम मेरे को लगा एंजाइटी, तब मेरा ऑलरेडी रेंज बचा था कम। कितनी ये जरा बताओ ना, वही मसाला दो यार थोड़ा। वो मैंने एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर 30 के आसपास अराउंड ही था, और मैं हमेशा 30 के आसपास ही मैं उसको फुल टॉप अप कर रहा था क्योंकि ज्यादा मैं ड्रॉप नहीं करता। बिल्कुल वही सही तरीका है। तो उस टाइम एंजाइटी लगा, तब मैंने देखा 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हटके थोड़ा और रूट पे जाके एक चार्जर मिला, मैं रिक्स नहीं लिया, बस उधर ही भगा लिए, फिर उधर जाके चार्ज करके वापस आया। तो जियो के चार्जर्स हैं, स्टैटिक के भी है, स्टैटिक के कम है इस रूट पे NH19 पे, जियो के 4 जोन के हैं, 4 जोन के भी बहुत कम है। तो मोस्टली जियो हाँ मोस्टली जियो के मिले इस रूट पे। ओके। और अगर मैं बात करूं उधर वाले हिमाचल वाले रूट में, तो उधर स्टैटिक वगैरह के मिल जाते हैं, कश्मीर वाले रूट में, हिमाचल वाले रूट में। तो इतनी सारी डीसी चार्जिंग, जनरली कहते हैं कि 3 डीसी चार्जिंग करके एक एसी चार्जिंग करो, तो ये कैसे मैनेज किया? ये मैं मैनेज नहीं कर पाया। मैं सोचा था कि सारा कुछ इंतजाम लेके भी चला था कि कर लूंगा। क्या इंतजाम था? एक तो एक्सटेंशन बना के रखा था मैंने, और नॉर्मल अपना हाँ चार्जर भी अपने पास है, एक्सटेंशन जुगाड़ू टाइप ही है। बिल्कुल जुगाड़ पे दुनिया, इंडिया तो चीज जुगाड़ पे चल रही। तो चार्जिंग का एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, आप लोगों के लिए अगर आपको लगे इन्फॉर्मेटिव। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको अर्थिंग नहीं मिल रहा, का मतलब सही नहीं है, पर आपको अगर इमरजेंसी आप करना चाहते हो, अगर आपको अर्थिंग नहीं मिल रहा, कोई सरिया नहीं मिल रहा, या गाड़ने के लिए आपको पत्थर नहीं गाड़ सकते, तो आप सिंपल एक वायर का टुकड़ा लो, छोटा सा लूप, न्यूट्रल को और अर्थिंग को एक लूप डाल दो, तो आपका बिल्कुल चार्जिंग ओके होने लग जाएगा। ओके, ये एक चुस्का है, मतलब तरीका है। ये वापस से जरा ठीक से समझाओ। ये आप तभी करना अगर आपको नॉलेज हो थोड़ा बहुत। हाँ। अगर आपके पास एक टेस्ट पिन हो, आप चेक कर लेना कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। जो फेज है हमने उसको नहीं छेड़ना, जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट के साथ जो अर्थिंग वाली पॉइंट है, अर्थिंग वाला पॉइंट ऊपर रहता है, एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है। तो अर्थिंग और न्यूट्रल को हमने एक छोटी सी तार की लूप डाल देनी है। लूप डालने से क्या होगा, वो अर्थिंग वाला लूप प्रॉपर काम करने लगेगा, तो आपका गाड़ी चार्ज होने लगेगा। पहले समझ लेना, बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो गाड़ी जो है वो गाड़ी नहीं होगा, पर जो आप जैसे ऑन करोगे तो पटाखा पड़ सकता है, अगर फेज में लग गया। हाँ, वो फ्यूज हो सकता है। हाँ, वो मत करना। तो ये आप बोले कि आप ये नहीं कर पाए डीसी एसी, तो इससे वारंटी लैप्स वगैरह अगर बोलेगी कंपनी तो? नहीं, मैं ना निकलते वक्त जब लास्ट सर्विस सेंटर से निकल के आया, जब मैं एक्सेल का भी एक टिक टिक का आवाज आता है वो दिखाने के लिए गया था, तो मैंने पूछा था कि अगर मेरे को ना मिले, बोलते कोई नहीं आप करो, ऐसे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि बैटरी में मतलब आप फुल चार्ज ना करो, 80% तक चार्ज करो, 85% तक करो मैक्सिमम, 85 से ऊपर ना करो, मैं तो नहीं करता डीसी में। 85 तक करके आप 30 बार ड्रॉप करो। हाँ, मैंने 8 या 9 के बाद मैंने फिर स्लो चार्ज करके इसको फुल किया, तो 8-9 बार मैंने इसको फास्ट चार्ज ही किया, डीसी चार्ज किया था। हाँ, तो इससे बैटरी के हेल्थ को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन है कि गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन हुई या फिर ऐसा कभी लगा कि
गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है, ऐसा कोई एरर आ गया या कुछ इस दौरान इस ट्रिप पर? नहीं, ब्रेक डाउन जैसे कोई ऐसे तो नहीं है, ना कोई एरर आया। वैसे नॉर्मली ट्रिप पे मैं नॉर्मली चलते थे, कभी कभी ये इंफोटेनमेंट हैंग हो जाता है, इसकी साउंड आना बंद हो जाता है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है। पर आप ब्रेक मत लो, सीधा आपके पास 10 नंबर और 13 नंबर की पाना रखो, चाबी रखो, उसको खोल के फिर 2 मिनट बाद उसको लगा दो बस। काम या खत्म। 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड भी खोल के लगा दो तो ये ठीक हो जाएगा। गाड़ी को बाकी problem- रीस्टार्ट करने से भी नहीं होता है? नहीं, रिस्टार्ट करने से भी वो साउंड नहीं आता इसका, सब कुछ आता है, मतलब वो साउंड आने बंद हो जाते हैं, ये हैंग हो जाता है बिल्कुल। ये नॉर्मल टाटा normal Tata issues. thing, It's normal Tata thing, no problem. गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छी जैसा भी है मेरा है। मेरा है पर मेरा है, कोई बात नहीं। चलो देखो, गाड़ी अच्छी है, इसका मैं कोई डाउट नहीं देता हूँ, बट सिर्फ गाड़ी अच्छी होने से नहीं होता है। हाँ। थोड़ा सा मतलब ये सब चीजों पर भी, मतलब सिर्फ मार्केटिंग टीम पे ध्यान दे रहे हो, सर्विस, डिजाइन, क्वालिटी चेक टीम पर भी मेरे हिसाब से ध्यान जाना चाहिए। सर्विस पे भी इनको थोड़ा सा मेरे को लगता है और फोकस करना चाहिए। जैसे पहले ये ना, जैसे नया नया गाड़ी लिया था तो फर्स्ट सर्विस के बाद तुरंत ही कॉल आ गया था कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप उसको फीडबैक दो। वो तो जोर जबरदस्ती 10 नंबर दिलवाते हैं। हाँ, फिर वो तो एक टाटा की तरफ से जो पहले 1-2 बार तो कॉल आया, दूसरी बार आया था, तीसरी बार से कॉल नहीं करने लग गए। हाँ। जब मेरे को इशू भी एक आया था, वो बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, वो एक इशू करके मैंने इनको 3-4 बार बोला। अभी बताइए इशू क्या आया था? तो एक मेरे को ना एक्सेल में मेरे को लगा कि एक्सेल में हो सकता है, एक्सेल में ना भी हो, एक की आवाज आती है जब मेरे गाड़ी में भी है, बहुतों की गाड़ी में, नेक्सॉन में। हाँ, जैसे एक्सेलेरेशन करते और जैसे छोड़ दे, अगर रीजनरेशन ज्यादा हो तो जैसे रुकती है तो टक करके आवाज आती है। बहुत माइनर है, बट वो क्योंकि कान में इतनी चुभती चुभती है वो आवाज आपको एज ए ड्राइवर कि ये बताना मुश्किल है। बड़ा वो फील सा अलग होता है। तो उनको मैंने ये सेकंड सर्विस के बाद मेरा आवाज आना शुरू हो गया था, तो मैं उस टाइम से उनको बोल रहा था कि अब कर दो, इसको देख लो एक बार क्या दिक्कत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बार बार ग्रीसिंग करके छोड़ देते थे। इस बार थोड़ा मैंने टाटा में कॉल करके, स्पेशली उनका कोई फीडबैक के लिए कॉल नहीं आया कि आप सर्विस करा के आया, क्या था नहीं था। मैंने कॉल करके उनको बोला कि मैं सर्विस करा के आया था, अपने फीडबैक ले लो कि ये मेरा सही नहीं गया, मेरे को ये दिक्कत आ रही है और लगातार आ रही है, इसको परमानेंट हल करके दो। उसके बाद थोड़ा ये कर रहे हैं, पर इनको कस्टमर को एक बार पूछना चाहिए जरूर, क्योंकि सर्विस हम थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, जो भी उनका लोकल वेंडर है उधर, जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप जो बोलते। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बार बार बोल चुका हूँ, उन चीजों को लेकर ही जाओ जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चल नहीं पा रही है। हाँ, उन चीजों को लेकर जाके कोई फायदा नहीं है, जो आप नॉर्मल जाके सर्विस में भी करा सकते हो। बार बार उनके पास जाना, दे डोंट हैव द मैन पावर, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ कार्स दैट दे हैव सोल्ड। हाँ, ये तो सही। यही एक मेजर प्रॉब्लम है। टाटा में प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो जा रही है उनके पास टाइम नहीं है कि प्रॉपर एक गाड़ी में इतना हम टाइम दे, वो नहीं है। बस जल्दी जल्दी जो करना है करो, एक बार के लिए गाड़ी को भेजो, क्योंकि गाड़ी लाइंड अप बहुत ज्यादा। ये मुझे लगता है, मैं गलत हो ही सकता हूँ, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। पर हाँ, एक चीज जरूर, आप जब भी सर्विस में जाते हो, अगर आपके जो माइनर इश्यूज है ना, आप उनको नोट डाउन जरूर कराओ और उनको बोलो जब वो ऑनलाइन भरते हैं तो उसमें चला के रखा करे। कल को वारंटी क्लेम करने के टाइम बोलेंगे आपने पहले नहीं बताया, ये नहीं बताया, बिल्कुल, वो बड़े किचकिच करते। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने सुना है, मेरे कुछ दोस्त के हैं, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, जो भी इशू है तू लिखा के जरूर रखना, चेक कराना अगर आप बात की बात है, पर अगर उनको लगे वो कर देंगे, नहीं लगा तो अगर इग्नोर भी करे तो कल को तो बोल सकते हैं मैंने बार बार लिखाया था, आप लोगों ने किया नहीं। बिल्कुल। देखो, हमने सब क्वेश्चंस कर लिए, फ्रॉम रेंज, कंफर्ट, कन्वीनियंस, मतलब हम जैसे बड़े लोग भी गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। एसी परफॉर्मेंस तो चलो, परफॉर्मेंस की जब बात उठी गई है, गाड़ी चलती कैसी है, स्पीड कैसा, मतलब आप बोलते हो कि आप थोड़ा सा हार्श चलाते हो। हार्श चलाता हूँ थोड़ा, तो मेरा है ही है, पर वैसे भगाने में बहुत मजा है, बाकी गाड़ियों को ओवरटेक करने तो बड़ा मजा आता है। विजिबिलिटी वगैरह के बारे में कोई दिक्कत नहीं होता, सही है, ग्लास वगैरह भी उसकी प्रॉब्लम नहीं होती टर्निंग में, ए पिलर की, ये वाली की। हाँ, ब्लैंक स्पॉट जरूर बनता है, कभी बहुत बार हुआ है ये ना, स्कूटी वगैरह बाइक ऐसे अचानक से गली में से निकलते हैं, पता ही नहीं लगता, जब बिल्कुल सामने आ गया तब पता लगता है, वो जोर से एक धड़कन से। बट अब चलाते चलाते ये हैबिट हो गई, घूमने के पहले आगे कर लेते, पहले देख लेते। करेक्ट, अभी बन गया है। करेक्ट। तो इस ट्रिप के बाद 40,000 चलाने के बाद क्या आप कह सकते हो कि एक ईवी या फिर एक टाटा नेक्सॉन प्राइमरी गाड़ी हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपकी प्राइमरी गाड़ी? मेरा तो हाँ, मैं तो मानूंगा ये हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मुझे भी यही लगता है। वंस अगेन फिर से पूछूंगा, अगर दोबारा चॉइस मिले तो नेक्सॉन लोगे आज की डेट पे या कुछ और लोगे? नेक्सॉन तो पता नहीं, पर मैं अगर बोलूं तो मैं टाटा ही लूंगा। टाटा ही लूंगा? तो दैट्स नाइस यार। देखो, जो अच्छा बोलते हैं टाटा के लिए, मैं भी अच्छा ही बोलता हूँ, मैं बुरा भी बोलता हूँ जहाँ पे बुरा बोलना होता है,
बट मोस्टली मैंने अच्छा ही बोला, लोग बोलते हैं तू टाटा का नहीं, हाँ, ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर मतलब मैंने देखा है कि नहीं, गाड़ी टाटा में है। रिलायबिलिटी के नाम पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है गाइस। देखो मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने कंप्लेन की है कि टाटा की सर्विस में मेरे को प्रॉब्लम हुई, मेरी गाड़ी उन्होंने रख ली ये, बट एक इंसान भी मैं नहीं जानता हूं जिसने कहा कि टाटा ने मेरी सर्विस करके नहीं दी, टाटा ने मेरे बैटरी पैक चेंज करके नहीं दी, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो कोई कंपनी जिस पर रिलाय कर सकते हो कि देर आएंगे बट दुरुस्त आएंगे और आपकी गाड़ी स्ट्रैंडेड नहीं रहेगी। और सबसे कम ब्रेकडाउन टाटा की है। हाँ, ब्रेकडाउन के बहुत कम और लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टाटा की सर्विस नहीं, इसलिए कुछ मामले में तो है टाटा की डिस्प्ले, और जेब में भी हल्का है टाटा, बिल्कुल बाकी कंपनी की तरफ। 15-15.5 लाख में कितनी अच्छी गाड़ी, 300-350 किलोमीटर की रेंज, इनको थोड़ी सी कम, वो कोई बात नहीं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट एक क्विक रैपिड फायर आपको संग करना चाहते हैं बिफोर वी गो। 40,000 इन ओनरशिप के बाद सबसे बेस्ट चीज अबाउट नेक्सॉन ईवी? परफॉर्मेंस, कंफर्ट। एक चीज जो टाटा इंप्रूव कर सकता है ओनरशिप बेटर होने के लिए? सर्विस और टेक्निकल ग्लिचेस। बैटरी हेल्थ और रेंज डिग्रेडेशन पर अब तक कोई नोटिस हुई? नो, नल। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेक्टेड से कम था कि ज्यादा? ज्यादा। ऐसी किसी फ्रेंड को ईवी रेकमेंड करोगे आफ्टर 40,000? बिल्कुल, हमेशा, पर जिनकी चलाई ज्यादा है, जो डेली यूज रनिंग करते हैं 100 किलोमीटर, उनके लिए फायदा है। वैसे 50 के आसपास हो तो ना फायदा है, ना लो। ओके, टाइम बहुत लगेगा। ओके, सबसे बेस्ट चार्जिंग स्टेशन इस ट्रिप पर? जियो। एक मोमेंट जब एक्चुअल रेंज एंजाइटी हुई? हाँ, 2-3 बार। 2-3 बार। डीसी फास्ट चार्जिंग या ओवरनाइट एसी चार्जिंग, व्हाट इज मोर प्रैक्टिकल? ओवरनाइट एसी चार्जिंग, बिल्कुल। आप आराम से घर से आओ, शाम को लगाओ, सुबह निकालो। इस ट्रिप के बाद आइस या ईवी ऑन हाईवेज? ईवी। और लास्ट, एक एडवाइस फॉर सम पीपल हु आर प्लानिंग टू डू देयर फर्स्ट ईवी रोड ट्रिप? निकल पड़ो आराम से, कोई चक्कर ही नहीं है, बस चार्जर देख लेना निकलने से पहले, प्लानिंग कर लेना। हाँ, प्लानिंग थोड़ा कर लेना। तो दैट्स इट। मेरे पास और ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं गाइस, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दर्शक है यहाँ पर, अगर आप कुछ भी ऐसी चीज जो है जो इनको बोलना चाहें, प्लीज दिस इज द कैमरा, आप बिंदास अपने दर्शकों से बात कर सकते हो। मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपने ईवी प्लान कर रहे हैं तो ईवी बहुत बढ़िया है। ईवी के बारे में जो डर है वो निकाल दीजिए। अगर आपको ईवी लेना है तो आप देखिए आपकी रनिंग कितनी है, मेन है रनिंग, सीधा बात है, हमें पैसे वसूलना है और तो कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपकी रनिंग अच्छा है आप ईवी ले लो, अगर आपकी रनिंग कम है तो आप ईवी की तरफ मत जाओ अभी, मतलब सोचो ही मत। हाँ, कितना है, अगर 100 किलोमीटर आपका डेली चलता है फिर तो आपके लिए बेस्ट है ईवी। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा डेली का एवरेज 20-25 किलोमीटर है, फिर आप ईवी की तरफ मत जाओ, आप नॉर्मल कोई भी आइस गाड़ी लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। पर हाँ, ईवी में अगर आपकी रनिंग में है तो आप आराम से 2-3 साल में, 3 साल जैसे जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, मैं 3 साल में तो अपना पैसे पूरा कर लूंगा। तो अगर आपकी इतनी रनिंग है तो आप आराम से जा सकते हो। एंजाइटी होगी नहीं भी होगी, पर अभी बहुत काम चल रहे हैं। चार्जर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, हमारे मैं जहाँ से रहता हूँ उधर बहुत चार्जर लग रहे हैं, तो थोड़ी दिन तक, 1-2 साल तक मेरे को नहीं लगता इसके बाद कभी दिक्कत आएगी हाईवे पे ट्रेवल करने में और कोई भी एरिया में जाने में। थोड़ा अभी प्लानिंग करना पड़ रहा है, वो प्लानिंग बिल्कुल ही 5% रह जाएगा 1 साल 2 साल बाद। सुपर। तो ईवी तो बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। बढ़िया। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो जरूर दादा से एक बार कॉन्फ्रेंस जरूर करना, वो आपको ज्यादा बेटर आइडिया दे पाएंगे। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इनसे खाली हर चीज पे अग्री करूंगा, सिर्फ एक चीज पे आज की डेट में आपको बता दे रहा हूँ कि वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब लोग जिनकी गाड़ी चलती हो या ना चलती हो वो ईवी अडॉप्ट कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव, बिकॉज फ्यूचर फिट होना है। आज से 10-15 साल एक गाड़ी चली जाए जो इकोनॉमिकल भी हो तो ईवी अडॉप्ट कर सकते हो। जैसा भाई ने बोला, जैसा मैंने बोला, कंफ्यूज है तो अपनी कंसल्टेशन सर्विस ट्राई करो और भाई को सपोर्ट करो। एक अपना मेंबरशिप है, उसके पर्क्स जाके चेक करो, कुछ एक अफिलिएट लिंक्स है आपको ड्यूरिंग द वीडियो ऊपर में टेक्स्ट दिखे होंगे, तो सपोर्ट करो हमारे अफिलिएट लिंक्स को। फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजॉन हो गए, वहां पे जाएं, उससे हमें सपोर्ट मिलता है, बिकॉज यही सपोर्ट है जो मोटिवेशन देता है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो कर दो भाई, यार कितना क्या यार, और क्या करूं, बच्चे की जान लो। पंजाब से कोलकाता आ गया अब तो कर दो। चलो गाइस, बहुत मजा आया ये वीडियो बना के। थैंक यू सो मच सुशोभन भाई फॉर डूइंग दिस विद अस। होप यू एंजॉयड इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।